चार्ल्स मैसन को कुछ प्रमाण मिला, 1826 में ही मिला था हड़प्पा नामक स्थल से, और तब यह स्पष्ट हुआ कि हड़प्पा नामक स्थल से जो कुछ साक्ष्य मिला इसके इर्द गिर्द कोई सभ्यता संस्कृति दबी हुई है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1853 की बात है। 1853 में भारत में रेल की शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में, बम्बई से थाने के बीच। तो जब रेल की शुरुआत हो गई तो धीरे धीरे अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेल पटरी का निर्माण जो है वह किया जाने लगा। तो उसी में 1853-54 में ही लाहौर से कराची के बीच रेल पटरी का निर्माण किया जा रहा था ब्रिटेन बंधु के नेतृत्व में। ब्रिटेन बंधु इसलिए कहते हैं कि दो भाई थे, विलियम ब्रिटेन, जॉन ब्रिटेन, और उन्हीं के नेतृत्व में रेलवे लाइन का निर्माण जो है वह किया जा रहा था। तो उसमें ईंट की आवश्यकता थी और अगल बगल में बहुत सारे ईंट जो है ना वह पड़े हुए थे। तो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि वह जो ईंट दिखाई दे रहा है ला करके रेलवे ट्रैक में उसको लगाओ। लेकिन जैसे ही वह ईंट लाया गया तो वह असाधारण ईंट था, जैसे हम लोग यह दीवार में लगाए हुए हैं उस तरह का ईंट वह नहीं था। चाहे जो वर्तमान समय में ईंट का प्रयोग किया जाता था उस तरह का ईंट नहीं था। तो उसको रोक दिया गया कि नहीं, इसके इर्द गिर्द जो है कुछ न कुछ छुपा हुआ, इस ईंट का प्रयोग जो है इसमें नहीं किया जाए। तो पहली बार 1826 में, फिर 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया, क्योंकि उनको भी लिपि का साक्ष्य मिला था हड़प्पा नामक स्थल से कि आप पता लगाइए। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 1875 में अंग्रेजी सरकार ने अलेक्जेंडर कनिंघम को ही पुनः नियुक्त कर दिया कि आप इस पर शोध करके रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। फिर जब आगे आप बढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में तो लॉर्ड कर्जन का नाम आता है। कर्जन का नाम सुने हैं ना? तो लॉर्ड कर्जन जो था वह पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है और सर जॉन मार्शल को उसका डायरेक्टर बना देता है, निदेशक। पुरातत्व विभाग कलकत्ता में स्थापित हुआ था और उसके बाद खोज की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाती है। तब 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया गया और तब एक समृद्ध सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ। तब हम लोगों की धारणा बदल गई, कॉन्सेप्ट बदल गया कि नहीं, वैदिक सभ्यता हम लोगों की प्राचीन सभ्यता नहीं। चूंकि वैदिक सभ्यता को माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, और हड़प्पा सभ्यता का काल है 2350 से ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। इसके पहले भी एक सभ्यता का जन्म हुआ था और उसी सभ्यता के बारे में हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब इसी में कुछ पॉइंट आएगा जो हम लोगों को देखना है एक एक करके। देखिए, नामकरण। कई नामों से इसको जाना गया। इसका क्षेत्रफल, इसका निर्माता जनक कौन थे, इसका काल क्या था, स्वरूप कैसा था, इसकी मुख्य विशेषता नगर नियोजन, प्रमुख स्थल, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है प्रमुख स्थल से। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति, जैसे सामाजिक, जीवन, आर्थिक, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इस चारों को मिलाकर कहा जाता है चार अवस्था।
अंकाकार। इतने सारे तथ्य है इसमें, बड़ा चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, तब जाकर के यह पूरा हो जाता है। कहीं कहीं से जो महत्वपूर्ण, जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से कि कहाँ से क्या मिला, प्रमुख स्थल से, इन स्थल से क्या मिला, और यह मुख्य परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता है, नगर नियोजन प्रणाली। अब देखिए हमने लिखा यहाँ पर नामकरण, तो हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से संबोधित किया गया, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ हड़प्पा सभ्यता, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हम लोग पढ़े वगैरह होंगे हाई स्कूल वगैरह में, जो कि सिंधु नदी के इर्द गिर्द बहुत सारा प्रमाण मिला शुरू में, इसीलिए विद्वानों ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया या सिंधु नदी घाटी सभ्यता। तो आपसे एक प्रश्न यहाँ बनेगा, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने रखा? सर जॉन मार्शल ने 1924 में इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता लिख दिया। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल क्या थे? महानिदेशक थे, पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, और इन्होंने ही इसका नाम जो है 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता रख दिया था। तो एक नाम यह हो गया। दूसरा इसका नाम है मेलुहा सभ्यता, जो अभी पूछा नहीं गया, मेलुहा। सिंधु नदी घाटी का जो क्षेत्र है ना, उसका प्राचीन नाम था मेलुहा, मेलुहा, इसलिए इसका नाम मेलुहा सभ्यता भी है। ठीक है, ऐसे भी सिंधु नदी को मेसोपोटामिया में मेलुहा ही कहा जाता था, इसलिए उसके नाम पर इस सभ्यता का नाम हो गया मेलुहा सभ्यता। तीसरा इसका नामकरण है प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता। प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब पत्थर, स्टोन, प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे कि पत्थर के औजार का निर्माण किया जाता था। पत्थर के औजार के बारे में पढ़े थे ना पाषाण काल में, तो पहले से चला आ रहा था क्या? पत्थर का औजार। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जब आते हैं तो धातु का औजार भी, जैसे कांसा है, जैसे तांबा है, अब इसका भी हथियार औजार जो है वह बनने लगा था। तो दोनों को मिला दिया शब्द को, प्रस्तर पहले से आ रहा था और धातु का प्रयोग अब शुरू हुआ, तो दोनों मिल गया। प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। चौथा कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा समझते हैं ना, धातु, तो यह आपको पूछेगा परीक्षा में। हड़प्पा सभ्यता यहां याद रखना है, कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग इस काल में दिखाई पड़ता है। चांदी का भी सर्वप्रथम प्रयोग इसी काल में हुआ था, लेकिन कांसे का धातु जो है ना सबसे ज्यादा मिला है, इसीलिए नाम रख दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता। तो यह आप याद रखिएगा नामकरण। वर्तमान में सबसे उपयुक्त, आपसे इंटरव्यू में ही पूछा जाएगा कि वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो क्या है? नहीं, वर्तमान में यही नाम है, हड़प्पा सभ्यता ही सबसे उपयुक्त नाम। आधुनिक अनुसंधान के अनुसार जिस स्थल के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है और जब क्षेत्र विस्तारित हो जाता है तो उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो सबसे पहले किस स्थल के बारे में जानकारी मिला था? हड़प्पा। इसलिए वर्तमान में सबसे उपयुक्त नाम जो है वह हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट आपको याद रखना है, कांस्य युगीन सभ्यता। पीटी के लिए यह तो मैंने कहा कि इंटरव्यू के लिए आपसे पूछा जाएगा तो हड़प्पा सभ्यता आप कह सकते हैं।
जो कि इसका क्षेत्रफल जो है ना 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। धीरे धीरे जब पता चलने लगा, खुदाई किया गया, तो विस्तृत क्षेत्रफल के रूप में निकल करके सामने आता है। अब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। वहां भी मैंने बतलाया था उदाहरण दे करके। तो इस सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जा सकता है? प्रागैतिहासिक में, आदिऐतिहासिक में, ऐतिहासिक। आदिऐतिहासिक में क्यों रखेंगे? हाँ, क्योंकि हम इसके लिपि को पढ़ नहीं सकते हैं। वैसी सभ्यता जिसमें लिखित साधन उपलब्ध है, लेकिन उसका अर्थ अभी तक हम लोग निकाल नहीं पाए हैं। तो वह आप लोगों को याद है। और एक पॉइंट किया क्षेत्रफल। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मतलब यह उत्तर प्रदेश तक चला गया, यह जम्मू कश्मीर तक चला गया, बलूचिस्तान तक चला गया, और दक्षिण भारत में आएंगे तो यह अब दायमाबाद महाराष्ट्र तक पहुंच गया है इसका क्षेत्रफल। इसलिए हड़प्पा सभ्यता उपयुक्त नाम है। तो क्षेत्रफल यह हो गया। जब इसको देखिएगा ना, इसका आकार त्रिभुजाकार लगता है। त्रिभुज आकार का यह दिखलाई पड़ता है। जैसे यहाँ कहते हैं आपको, जैसे यह हो गया आपको पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। तो अब यहां से भी क्वेश्चन पूछे ना तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन माना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? तो यहां नाम आएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है यह। अब इसके बाद खुदाई नहीं हुआ है, तो यहीं तक हम लोग मैंने यह अंतिम छोर है, यह आलमगीरपुर। उसी तरह से पश्चिम में पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमोत्तर भाग कौन है? तो यहाँ नाम आएगा सुतका गेंडो। सुतका गेंडो यह यहाँ का सबसे। अब इसके बाद हम लोग जानकारी नहीं है। यह उत्तर में अगर हम लोग जाएंगे तो मांगा, यह कश्मीर में है मांगा। फिर यहाँ आएंगे तो दायमाबाद, महाराष्ट्र में है। मतलब यह छोर जो है वो दायमाबाद। आप अगर मानचित्र अगर बनाते हैं भारत का, जैसे ऐसे है ना, ऐसे करके हम लोग जाते हैं, तो पहले था भगत राव। देखिए यहाँ पर भगत राव था जो गुजरात में, लेकिन फिर उत्खनन किया गया आगे महाराष्ट्र में। इसके ठीक नीचे यहाँ पर यह जो है यहाँ, इसके नीचे क्यों नहीं आ रहा? यहाँ अच्छा ठीक। ऐसे मान लीजिए ना, यह पहले था तो भगत राव था, अब यहाँ पर दायमाबाद। इसके ठीक नीचे जो हम लोगों को पूछा जा सकता है, तो यह आपका सबसे अंतिम छोर जो है वह हो गया। अब इसको आप देखेंगे ना मानचित्र पर, तो ऐसे त्रिभुज आकार का यह दिखलाई देगा ऐसे। तो वह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, ऐसे करके। तो आयताकार, तो इसमें आंसर हम लोगों का होगा त्रिभुज आकार। ठीक है, तो क्षेत्रफल में इतना ही जानना है हम लोगों को। अब इसके बाद यहाँ निर्माता की बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन थे? वो तो पुरातात्विक थे ना,
उनका कथन आएगा, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के जनक के बारे में विद्वानों ने अलग अलग मत दिया, तो वो विद्वान हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सर जॉन मार्शल हैं, वह कहते हैं कि सुमेरियन थे, सुमेर के लोग आकर के इस सभ्यता को जन्म दिया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब समकालीन सभ्यता है एक साथ। तो वह कहते हैं, जैसे आपने कहा दयाराम सहनी, वो भी कहते हैं कि सुमेरियन लोग ही थे, और सुमेर से चूंकि हम लोगों का व्यापारिक संबंध था, तो वह लोग आए इस क्षेत्र में और एक नई सभ्यता को जन्म दिया, जिसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। राखल दास बनर्जी कहते हैं कि द्रविड़ सभ्यता, माने द्रविड़ लोग जो थे वह आकर के इस सभ्यता को जन्म दिए। द्रविड़ लोग दक्षिण भारत में रहते थे और वह दक्षिण भारत से चल करके इस क्षेत्र में आए और इस सभ्यता को जो है वह जन्म दे देते हैं। डॉक्टर गुहा कहते हैं कि मिश्रित जाति के लोगों ने इस सभ्यता को जन्म दिया। मिश्रित जाति माने दो जाति मिलकर के, कौन कौन? तो मंगोल और अल्पाइन, ये दोनों मिले और इन लोगों ने मिलकर के हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सर्वमान्य मत कौन है, सबसे अधिक लोगों ने क्या कहा? तो द्रविड़ कहा। द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता को जन्म दिया था, यही हम लोग माने, ठीक है। अब यहां काल की बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, तो इसमें भी मतभेद है। विद्वान जो है अलग अलग अपने अपने अनुसार जो है यहाँ पर व्याख्या करते हैं। फिर सर जॉन मार्शल का नाम आएगा। सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं? सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 5 साल इसमें से घटाना है, 2750 ईसा पूर्व के बीच इसका काल था। 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के बीच का काल किसने कहा? तो सर जॉन मार्शल ने कहा। उसमें हम लोग आएंगे तो अर्नेस्ट माइके का नाम आता है। अर्नेस्ट माइके वह कहते हैं कि नहीं, उनका मत जो है वह मान्य नहीं है, बल्कि इसका काल जो था वह 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2200 ईसा पूर्व के बीच का काल माना है। अर्नेस्ट माइके। मार्टिमर व्हीलर वह कहते हैं कि नहीं, यह भी मत मान्य नहीं है, और मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व इसका काल था। हम लोग को याद क्या रखना है परीक्षा के लिए, जो रेडियो कार्बन तिथि कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार 2300 या 2350 बीसी से 1750 बीसी, यह आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। कभी कहीं 2300 देगा, लेकिन यहाँ 1750 ही देगा, ठीक ना। 2300 या 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल था। या सबसे अधिक मत लोगों ने यही दिया। सर्वमान्य मत भी है 2350 से लेकर 1750 बीसी ईसा पूर्व। विद्वान क्या कहते हैं कि यहाँ पर सभ्यता का जन्म हुआ, ठीक ना, और 2000 बीसी इसके बीच वाला काल, इसके बीच वाला 2000 बीसी में यह सबसे उत्तम शिखर पर पहुंच गया, सर्वोच्च शिखर पर हड़प्पा सभ्यता। अब उसके बाद धीरे धीरे इसका पतन जो है शुरू होने लगा, और एक समय ऐसा आया 1750 ईसा पूर्व में कि इस सभ्यता का पतन था। दोनों लिखे हैं पतन का कारण, लास्ट में इसके बारे में जानकारी लेंगे कैसे पतन हो गया। उसके बाद यहाँ स्वरूप है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। तो यह तो इंटरव्यू के लिए है, यह पीटी में आपसे नहीं पूछा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप को 2 भागों में बांटा गया। इसके स्वरूप को 2 भाग, पहला है नगरीय स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप में पहला है नगरीय स्वरूप,
और दूसरा है शांति मूलक स्वरूप, नगरीय स्वरूप और दूसरा शांति मूलक स्वरूप। मतलब क्या, सीधे सीधे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, तो यह सभ्यता जो है वह नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। यह विकसित नगरीय, जैसे आप लोग की हाल ही में है, विकसित नगरीय सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता विद्यमान था। बहुत सारे स्रोत मिले हैं और यही इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। दूसरा, शांति मूलक संस्कृति। शांति मूलक देश आज भी है भारत, शांति प्रिय देश हम लोग कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि यह कॉन्सेप्ट जो है यह हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। उत्खनन में लगभग 2000 से अधिक स्थलों की खुदाई की गई, कहीं से भी युद्ध करने वाला सामग्री हम लोगों को नहीं मिला है, हथियार नहीं मिला है, औजार नहीं मिला है। हाँ, घरेलू कार्य के लिए सब्जी वगैरह काटने के लिए चाकू वगैरह ये तो मिला है, लेकिन युद्ध सामग्री हम लोगों को कहीं से नहीं मिला। इसलिए विद्वानों ने कहा कि यह शांति मूलक संस्कृति था। लोग जो थे वह शांति प्रिय थे, युद्ध में यह विश्वास नहीं करते थे। तो यही है स्वरूप। अब यहाँ पर है नगर नियोजन। हड़प्पा, अगर इसमें से दे दे आपको कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, नगर नियोजन या नगर नियोजन प्रणाली या नगरीय सभ्यता, कुछ भी शब्द दे देगा। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर नियोजन प्रणाली या नगरीय सभ्यता। अब यहाँ पर जो है ना, यह नगर नियोजन जो आप देख रहे हैं, नगर नियोजन प्रणाली, तो इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट यहाँ पर आएगा, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं नगर नियोजन प्रणाली या नगर नियोजन, यही सबसे प्रमुख विशेषता है। अब यहाँ पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ जैसे हमने लिखा 2 स्तरीय नगर, 2 स्तरीय नगर पहला पॉइंट है। उत्खनन किया गया है, तो आप जाएंगे इस क्षेत्र में तो देखेंगे 2 स्तर में नगरों का बसाव किया गया था। एक को कहते हैं दुर्ग